हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम 2023 में हमारे पास बचे अप्रोक्सीमेट 29 टू 30 डेज एंड इस समय जो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज है, वो ये सर मॉक स्कोर जो है वो इंप्रूव होने की जगह और ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमने लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स इतनी मेहनत करी बट मॉक्स में वो नंबर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे एंड इस वजह से इतना ज्यादा डीमोटिवेशन हो गया है, लग रहा है कैट एग्जाम तो क्रैक ही नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करूंगा एक प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाऊं ताकि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे पता है जब भी यार मॉक टेस्ट आप देते हो ना और आपके स्कोर्स कम आते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। आपको लगता है क्या मैंने तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो एक बहुत ही एवरेज कैंडिडेट हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो एनालिसिस बहुत बेकार है, मैं तो एकदम डीमोटिवेट हो चुका हूं, मेरे आसपास वाले इतना अच्छा कर रहे हैं, जब मैं लास्ट 9-10 मंथ पे इंप्रूव नहीं हुआ तो लास्ट 30 डेज में मैं ऐसा क्या कर लूंगा। और ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये एंटेंगल होते होते इतना ज्यादा माइंड में प्रेशर बना देते हैं कि आपको लगता है मुझे तो एग्जाम ही नहीं देना, मैं तो कोई और एग्जाम कर लूंगा, मैं तो स्नैप पे फोकस कर लूंगा, एनमैट पे फोकस कर लूंगा, सीमैट कर लूंगा, मुझे एमबीए ही नहीं करना, मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा। तो ये सारे थॉट से बचना है। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि भाई एक विनर और एक लूजर में जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गिव अप का ही डिफरेंस है। हर एक टॉपर की लाइफ में भी यही सिचुएशन आती है कि मॉक में कम मार्क्स आते हैं, परसेंटाइल 40s 50s 30s में ड्रॉप होती है, लेकिन वहां पे ना वो गिव अप नहीं करते। उनको पता होता है ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और यहां से मैं रिकवर कर ले जाऊंगा। मेरा जो फोकस होना चाहिए वो एनालिसिस पे होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ना कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जब आप मॉक पेपर दे रहे हो ना, तो मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पूरे के पूरे मॉक का आप एनालिसिस कैसे करते हो। क्या आप एक एक क्वेश्चन को सही से वापस से देखते हो? क्या आपके वर्बल में चैलेंज आ रहा है? आपका एलआरडीआई वीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बोलते हैं सर मेरा वर्बल बहुत स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मॉक में उसके नंबर आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार उनकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है तो कैट वाली वर्बल भी अच्छी होगी, लेकिन वो बिल्कुल अलग है दोनों। वहां पे आपको इन्फरेंस बेस्ड आरसीज करने हैं, वहां पे आपको पैरट जंबल्स में लॉजिक बिठाना है, आपको पैरट समरी में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब तक वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप साइंटिफिक तरीके से नहीं करोगे वर्बल, तो आप ये नोटिस करोगे कि बहुत बार आपका वर्बल में स्कोर अच्छा आ रहा है और बहुत बार खराब आ रहा है, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। और ये एक मेजर चैलेंज है वर्बल सेक्शन में। अगर हम एलआरडीआई की बात करें तो एलआरडीआई में आपको जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है कि पेपर सबमिट करने के बाद आप देखते हैं ये वाला सेट मैंने क्यों नहीं किया, ये तो आसान सेट था। तो आपका आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो आपने आधे क्वेश्चन से इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप उन टॉपिक से इतना डरते हो कि सर मैं पीएनसी देखूंगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी देखूंगा ही नहीं, अलजेब्रा करूंगा ही नहीं, ज्योमेट्री तो मुझे याद नहीं रहता, और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आपके अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक के 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, आपका क्वांट्स खराब हो गया। तो ये मेजर रीजन है जो आपके साथ नहीं है, ये मैक्सिमम कैट एमबीए एस्पिरेंट्स के साथ होते हैं और इन्हीं सब चीजों से बचना है। एंड तब जाके आप जब फाइनल आपका डी डे होगा उस दिन आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे स्कोर कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप अपने मॉक को एनालाइज करते हो ना, तो मॉक एनालिसिस में आप स्कोर देखा करो, आप कभी भी परसेंटाइल मत देखो। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई एक चीज ध्यान रखो, जब भी परसेंटाइल की बात होती है ना, वो तो वेरी करती है, वो डिपेंड करती है कितने लोगों ने वो मॉक पेपर लिखा है, कितने लोगों ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करा हुआ है, कितने लोग उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन स्कोर आपका खुद का एब्सोल्यूट है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्कोर लाते हो। परसेंटाइल जब आप मैच करना चाहते हो ना, उसे मैच करो लास्ट ईयर के डेटा से। और इसीलिए स्क्रीन पे मैं आपको यहां पे लास्ट ईयर का डेटा दिखा रहा हूं कि अगर आपका 84 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 198, आप 99 परसेंटाइलर हो। अब डिफरेंट कोचिंग्स में डिफरेंट तरीके से परसेंटाइल वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर मॉक, राइट। सिमिलरली अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूं तो 95 परसेंटाइल आपकी 62 मार्क्स पे आई है, 85 परसेंटाइल आपकी 42 मार्क्स पे आई है और 80 परसेंटाइल आपकी 36 मार्क्स पे आई। तो इसको आप एक बेंचमार्क बना के रखो एंड कुछ चीजें प्लीज हटा दो अपने माइंड से। आपके माइंड में जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है ना, 8 स्कोर करना है मुझे, 8 क्वेश्चंस करना है, 8 8 8 7 7 7, ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको बेकार का प्रेशर क्रिएट होता है। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि आप हर एक क्वेश्चन को उसके मेरिट से जज करो। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपको आता है तो उसको सॉल्व कर दो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई आप उसको राउंड 2 में सॉल्व करो, जो हमारी एबीसी स्ट्रैटेजी होती है कि बाद में करो, तो वहां पे आप लोग करो। लेकिन कभी भी ये मत सोचो मुझे 8 क्वेश्चन करने ही करने, मुझे 6 क्वेश्चन करने ही करने, मुझे 10 क्वेश्चन करने ही करने। अरे भाई आप ये भी तो सोचो ना कि कैट का एक डिफिकल्टी लेवल होगा। अगर एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है तो कम क्वेश्चन में भी आपकी ज्यादा परसेंटाइल आएगी, जैसे कि कैट 22 में हुआ भी था।
और कैट 21 में हायर मार्क्स पे थोड़ी कम परसेंटाइल आई थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आसान थे। तो आप माइंड में अगर लेके चलोगे मुझे 8 करना है, मुझे 10 करना है, तो चैलेंज होगा ही डेफिनेटली। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि हमेशा क्वेश्चन को उसकी मेरिट से जज करो, उसके अलावा बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं जज करना है, अदरवाइज इट विल लीड टू अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। सिमिलरली एलआरडीए में भी आप यही गलती करते हो कि सर मुझे तो अरेंजमेंट करना है, मुझे डीआई करना ही नहीं है, या मुझे डीआई करना है, मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट देखूंगा ही नहीं। अरे भाई, आप जब सारे कॉन्सेप्ट से वेल वर्स्ड हो तो आप क्यों प्री कंसीव नोशन के साथ पेपर में जा रहे हो सकता है जो सेट आप छोड़ रहे हो वही आसान हो। अगेन मेरिट से जज करना है। तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 66 में से मुझे 35 करने हैं, 40 करने हैं। नहीं, अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। हाँ, पेपर देने के बाद ऐसा होना चाहिए कि मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा है, मैंने जो जो क्वेश्चन आते थे वो करे हैं, जहां पे मैं कैलकुलेटेड गेस करना चाहता था मैंने वो किया, अब देखता हूं मेरे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। तो उस माइंडसेट के साथ जब आप पेपर करोगे ना तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर हम आगे बात करें स्कोरिंग लेस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो आप एक मॉक में ना दो मेजर कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है जब आप पेपर दे रहे हो तो उस पेपर को करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं, ये हमें देखना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि मॉक सबमिट करने के बाद आप एनालिसिस पे कैसे काम कर रहे हो और उससे आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो। करेक्ट। तो अगर हम पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहां पे आपको मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, स्कोर कम आने के मल्टीपल रीजन होते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्चुअल गैप हो, आपको पता ही नहीं इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी करते कैसे। कभी कभी सही हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपने इंस्टिंक्ट के बेसिस में 4 में से एक ऑप्शन टिक किया, आपको वो सही हो गया, बट क्या आपको उसके पीछे की साइंस पता है, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नंबर 2, क्या आप क्वेश्चन गलत पिक कर पा रहे हो, ये भी एक बहुत रीजन है जिसकी वजह से स्कोर कम आता है। क्वेश्चन पिकिंग का गैप है, आपने आरसी पहले उठा लिया, पता चला आपको वीए करना था, आपने एलआरडीए में डीआई उठा लिया, पता चला एलआर का क्वेश्चन आसान था। तो ऐसा क्या रीजन है कि आप क्वेश्चंस को पिक नहीं कर पा रहे। थर्ड एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जो आप सॉल्व करते हो वहां पे आप टाइम बहुत ज्यादा लगाते हो, आप टाइम इतना ज्यादा दे देते हो एक एक क्वेश्चन में कि आप हो सकता है क्वांट्स में क्वेश्चन कर रहे हो और वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो सकता है आपने उसका आंसर सही भी कर लिया, लेकिन अगर आपको 5 मिनट लगे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि आपने 5 मिनट वहां पे वेस्ट कर दिए। क्या वो क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से जल्दी हो सकता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता था, कुछ तो अलग मेथड रहा होगा ना। एग्जाम में 5 मिनट का क्वेश्चन तो हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्या आप हर बार मॉक करते हुए ट्रैप क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो? हर एक पेपर में, चाहे आप कैट का एग्जाम दोगे चाहे आप नॉन कैट एग्जाम दोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको ट्रैप क्वेश्चंस बोला जाता है। मतलब वो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं और वो क्वेश्चन आप करना भी अटेम्प्ट करोगे और आपके 6 मिनट 7 मिनट कहां चले गए आपको रियलाइज भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को सबसे पहले आप फिगर आउट करो, अपने साथ बैठो एंड इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या रीजन है कि मेरे स्कोर कम आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करूं तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी आपको मल्टीपल टाइम चेंज करनी है। आपको मॉक देना छोड़ना नहीं है जस्ट बिकॉज आप ये नहीं चाहते कि कम मार्क्स के साथ आप डीमोटिवेट हो जाओ, आपको नेगेटिविटी हो तो मैं मॉक्स ही नहीं देता। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये तो आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। भाई हमें प्रॉब्लम को फेस करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव है कैट वाले दिन स्कोर करना। आज आपका स्कोर आए या ना आए वो फर्क नहीं पड़ता। उस मॉक से आपको एनालिसिस करना है, क्या गलतियां हो रही है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गैप्स हैं, उनको फिक्स करना है। राइट। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले कि आप जैसे मान लो वर्बल का सेक्शन कर रहे हो तो मल्टीपल चीजें ट्राई करो। कभी आरसी पहले करो, कभी वीए पहले करो, कभी 2 आरसीज करके उसके बाद वीए करके फिर लास्ट वाले आरसीज करो। ये एक स्ट्रेटजी काफी इंपैक्टफुल होती है। दूसरी चीज, जब आप एलआरडीए कर रहे हो हमेशा स्टार्टिंग में 5 मिनट लगाओ या 3-4 मिनट लगाओ, सारे सेट देखो, एक डेटा को रीड करो, थोड़ा सा ग्लिम्स दो, राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखो एंड देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है। 2 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करो, जो ज्यादा आसान लग रहा है वहां से स्टार्ट करो एंड देन सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। आपको पता है एलआरडीए में से 4 में से अगर आपने 2 सेट कर लिए यू आर गुड टू गो। क्वांट्स में पहले से मेरी सजेशन है कि नहीं माइंड में लेके जाओ कि मैं यही क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चन देखो, बहुत बार क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं। आप वैल्यू पुट करो, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, इतने सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसमें सिर्फ कोई भी एक वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाता है। आपको पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच यूज ही नहीं करना होता। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा अटेंटिव रहो। क्वांट्स में कभी भी ऐसा मत करो कि ये क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम लग सकता तो अभी कर रहे हो। नहीं, आपको हमेशा 3 राउंड्स में क्वांट का पेपर करना चाहिए। पहले राउंड में जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं जल्दी जल्दी टिक कर दो। दूसरे राउंड में वो सारे क्वेश्चन जो आपको पता है मैं कर तो सकता हूं बट टाइम कंज्यूमिंग है, उनको आप मार्क फॉर रिव्यू करो एंड राउंड 2 में उन क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड राउंड 3 में अगर समय बचता है तो जो वो टॉपिक्स है जो
आपको नहीं आते उनको आप टच करो। तो मल्टीपल पेपर स्ट्रेटजीज आपको ट्राई करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। यहां पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, एनालिसिस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट मॉक देना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। अगर आप ये नहीं देख रहे हो ना कि मेरे वर्बल में कांस्टेंट गलत तो हो रहे हैं, लेकिन वो गलत हो क्यों रहे हैं। अगर आपने एक पेपर दिया है, सबमिट करने के बाद आप ये चीज देखो कि यार जो मैंने आरसी का आंसर टिक किया था और जो मैंने लॉजिक सोचा था, क्या ऑथर का भी वही लॉजिक था। सही होना मतलब ये नहीं है कि आपको आता है। अगेन मैं एक ही चीज को बार बार रिआइटरेट कर रहा हूं, अगर आपको आता है और आपका मैच हो रहा है आंसर ऑथर के साथ, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपका गलत हुआ है तो आप ये एनालाइज करो कि भाई मैंने जो आंसर टिक किया था, मैंने क्या सोचा था जब मैं पेपर कर रहा था, मेरा वो क्यों सही था, एंड ऑथर ने उसको क्यों डिसरिगार्ड किया है, ऑथर ने उसको क्यों डिस्कार्ड किया है, वो आंसर क्यों नहीं माना जा रहा है, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। एंड जो ऑथर ने टिक किया उसको आपने क्यों एलिमिनेट किया था, एंड जो करेक्ट आंसर है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सिमिलरली आप ये देखो एलआरडीए में कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना था, आपने वो गलत सेट क्या सोच के उठाया था, आगे वाले मॉक में वो चीज आपको नहीं अप्लाई करनी है। एंड क्वांट्स में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन थे जो आसान थे, जो अंडर कंट्रोल थे। क्या आपका क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं हुआ, या फॉर्मूला तो आता था बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो नहीं समझ में आया, या फिर अप्रोच भी कर लिया लेकिन सिली मिस्टेक हो गई। तो ये रीजंस को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तो कितने भी मॉक लगाते रहो उसका पॉइंट निकल के नहीं आएगा। तो जो नेक्स्ट 30 डेज है उसमें अगर आपने मान लो एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे 15 मॉक्स देने हैं, 10 मॉक देने हैं, 20 मॉक देने हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन लेवल यू हैव, उसके बेसिस पे जो भी मॉक आप दे रहे हो एनालिसिस अच्छे से करो। एंड साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना, लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब अगर मैं एक एक सेक्शन की डिटेल स्ट्रेटजी आपको बनवाऊं कि कितने कितने आपको एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से पेपर देखा जाता है, उन चीजों को इंप्रूव कैसे करना है, वो सारी चीजें भी आगे आपको बताने वाला हूं। बट आई होप आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पा रही है कि आपके मॉक्स कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, उससे डरना नहीं है। मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वो आपको सिखा रहे हैं क्या गलती है, वो ये नहीं बता रहे कि तू बेकार है, तू एवरेज है, तू छोड़ दे। वो ये बता रहे भाई तेरे से अभी ये गलती हो रही है, तू इसको ठीक कर ले, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक टेस्ट, राइट। ठीक है, अब अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से कर रहे हो वेल एंड गुड है, बट अगर आप एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज आ चुकी है जिसमें 30 नेशनल लेवल मॉक्स है। आप इसमें 20, 15, 25 ऑल 30 जितनी भी आप अटेंड करना चाहो कर सकते हो, सारे के सारे कैट पैटर्न पे। 24 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे एंड इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको मॉक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपके पीवाईक्यूज भी हो जाए और मॉक एडिशनल मिल जाए आपको। एंड अगर टॉपिक वाइज कोई प्रैक्टिस करनी है उसके भी टेस्ट अवेलेबल है और हर एक टेस्ट का डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आता है। कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, टॉपर ने कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितने टाइम में सॉल्व किया, ये आपको एक क्लैरिटी दे सकता है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर 1500 यू कैन एनरोल फ्रॉम आवर वेबसाइट studybus.co.in पे। अब हम आगे चलते हैं कि हमारी एबीसी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे उसको एनालाइज करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी एबीसी स्ट्रेटजी, भाई एबीसी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जितने भी बच्चे आप ये मॉक दे रहे हो, आप नेक्स्ट 3 मॉक्स में ये स्ट्रेटजी लगा के देखो, आपको खुद ही अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, अब एबीसी स्ट्रेटजी क्या कहता है, ए का मतलब होता है अभी करो, ठीक है, बी का मतलब होता है बाद में करो, एंड सी का मीनिंग है यहां पे छोड़ दो। अगर आप एक्चुअल एग्जाम देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका वर्बल का सेक्शन है भाई वो आपका 40 मिनट्स का है, आपके सामने क्वेश्चंस कितने 24। देन आपका एलआरडीए का सेक्शन होगा, अगेन इसमें आपके 40 मिनट्स हैं एंड आपके सामने क्वेश्चंस हैं 20। देन आपके सामने क्वांट्स का सेक्शन है जिसमें अगेन आपके सामने 40 मिनट्स हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 22। तो आपको 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। तो अप्रोक्सीमेट आपको 2 मिनट्स पर क्वेश्चन का टाइम होता है जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपके सामने क्या चैलेंज आ रहा है कि सर हम 66 क्वेश्चन में से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो बाद में पता चलता है अरे ये क्वेश्चन तो आसान थे, ये मैंने क्यों नहीं किए। तो भाई इसकी एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आपको यहां पे लगानी है पेपर करते टाइम। जब भी आप एक सेक्शन ओपन करो, मान लो आपने वर्बल सेक्शन ओपन किया, वर्बल सेक्शन में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। हमारी स्ट्रेटजी क्या है, अभी करो। जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी दिखते हैं तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लोगे, उनका आंसर मार्क कर दोगे। मान लो क्वांट्स है, क्वांट्स में आपने क्वेश्चन देखे, आपको एक क्वेश्चन दिखा, आपने कहा ये क्वेश्चन तो एकदम से सॉल्व हो रहा है, ये रहा, बस कुछ नहीं करना है इसमें, हार्डली 10 सेकंड का काम है, 15 सेकंड का काम है,
वो क्वेश्चन आप उसी टाइम कर दोगे। देन मान लो आपने आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया, एक क्वेश्चन आपको दिखा जो आपको आता तो है, लेकिन आपको ये पता है यार इस क्वेश्चन में ना 1 मिनट लग सकता है या फिर 1.5 मिनट लग सकता है, मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उस पर आप टिक करोगे रिव्यू। भाई नीचे ऑप्शन होता है मार्क एज रिव्यू, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका बाद में करो कैटेगरी में चला गया है, ठीक है, तो आप उसे रिव्यू एज करके छोड़ दोगे। देन आप कोई क्वेश्चन देखोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, या तो उसका फॉर्मूला ही नहीं पता या वैसे टाइप का क्वेश्चन है आपने पहली बार देखा है, वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। अब क्या होगा, जब आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, आपने सारे के सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन आपने रिव्यू मार्क करे हुए, अब जो आपका पूरा राउंड खत्म हो गया, तो राउंड 2 में जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो देखो। अब यहां पे आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपकी लंबी अप्रोच से सॉल्व होता है, आप आराम से कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एग्जाम कर रहे होते हो ना, और मान लो आप एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आपके 2-3 मिनट वहां चले जाते हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन में भी पैनिक करने लगते हो और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो आपको आते होते हैं। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पहले आप वो इजी वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हो जो आपको आते हैं, एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क करे हुए रिव्यू वाले, तो आपको वापस से जाना नहीं पड़ता, पूरे पेपर में सिर्फ रिव्यू वाले क्वेश्चन देखो एंड उनको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। एंड आपको सिर्फ इतना ही पेपर करना है, इतना पेपर भी अगर आपने सही कर लिया तो यू विल गेट योर ड्रीम परसेंटाइल, ठीक है। ये स्ट्रेटजी जब आप लगा के देखोगे तो आप खुद मुझे बताओगे कि सर मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 20 से 30% इंप्रूव हो गए। पहले आप 66 में से 20 से 25 क्वेश्चन कर पाते थे, अब आप आराम से 30-35 कर पा रहे हो, या फिर अगर आप करेंटली 30-35 कर पा रहे हो तो आपका जो रेंज है वो 40-50 तक भी इंक्रीज हो जाएगा यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात रही स्ट्रेटजी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें पहले इजी क्वेश्चन को पिक करना है, देन हमें बाद में करो करना है, जो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आते उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। अब जब हमने पेपर कर लिया, व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज। सर हमने पेपर कर लिया, हमारा स्कोर आ गया, अब मैं क्या चीजें देखूं, किस तरह से अपने स्कोर को हर एक मॉक में इंप्रूव करूं, ठीक है। तो भाई एनालिसिस करने का एक पूरा का पूरा पैटर्न है, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, भाई देखो हमारे सामने टोटल 66 क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं। अब 66 में से आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स से आपने 66 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं। एंड देन लेट्स से आपके सामने कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, वो कितने हो गए, वो आपके सामने हो गए 21 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब इन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से कुछ आपके राइट हुए होंगे और कुछ आपके गलत हो गए होंगे, तो जो राइट हो गए हैं और जो गलत हो गए हैं, लेट से उनका जो रेशियो है वो राइट वाले क्वेश्चन लेट से 30 है और गलत वाले क्वेश्चन आपके 15 है, ऑलराइट। अब यहां पे जो क्वेश्चन राइट है उसमें तो आपको एनालिसिस नहीं करना, बस कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देख सकते हो क्या कोई इजियर अप्रोच थी। बाकी जो आपके क्वेश्चन करंट है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जो आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वो करना है रॉन्ग वाले में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपने इस क्वेश्चन में टाइम भी लगाया है, तो आपने यही सोच के अटेम्प्ट किया होगा कि यार मेरा ये क्वेश्चन सही होगा, तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट आता था, आपको कॉन्फिडेंस था, तभी आपने एक क्वेश्चन को पिक किया है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्यों है। तो रॉन्ग होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई सिली मिस्टेक थी, ठीक है, सिली मिस्टेक के बाद भाई आपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई फिर आपने भाई क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा कुछ होता है, हम रीड कुछ और कर लेते हैं क्योंकि भाई पेपर की नर्वसनेस होती है। तो इन चैलेंजेस को हमें फिक्स करना है, क्योंकि देखो ये जो अगर आपने रोल इंप्रूव कर लिया, जो आपके गलत हो रहे हैं वहां पे अगर आपने एक्यूरेसी बिल्ड कर ली तो आपका स्कोर एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज होगा। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गलती होगी वो कोई माइनर सी मिस्टेक हुई होगी, इसीलिए वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो सबसे पहले तो आप भाई ये रॉन्ग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, इसको लिखोगे एंड नेक्स्ट मॉक में कोशिश करोगे ये जो आपके बेसिक एरर हो रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन यहां पे हम आते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन क्यों रहे, आपने कोई क्वेश्चन देखा है आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके कुछ मल्टीपल रीजंस होंगे। या तो आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे, तो इसलिए आपको पता ही नहीं उसको स्टार्ट कैसे करें। या फिर आपके सामने भाई आपको आता तो था लेकिन सडनली आप फॉरगॉट कर गए अपने जो फॉर्मूला, लेट्स से ज्योमेट्री है, आपको पता है ये मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन वो थ्योरी में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे जो यहां पे लगानी है, इसलिए आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। या फिर आपने भाई यहां पे प्रॉपर तरीके से वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, भाई आपने हाफ हार्टेडली पढ़ा था, आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, तो आपने भाई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी इस टॉपिक की, इसलिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग था बट उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या चीज करनी है कि भाई जितने भी आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं
इनके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। भाई यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो भाई आप एक बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स में जाके कि यार क्या चीज थी, क्या फॉर्मुला इसमें लगना था, अच्छा ये वाला फॉर्मुला लगना था, नेक्स्ट मॉक में मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। देन थर्ड स्टेप है प्रॉपर प्रैक्टिस। भाई अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक था जिसका आपने बेसिक प्रैक्टिस की हुई है तो अब आप उसकी थोड़ी मॉडरेट और एडवांस प्रैक्टिस भी कर लोगे, सो दैट फ्यूचर में अगर आपको वैसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको अटेम्प्ट यहां पे कर पाओ। समझ रहे हो बात? तो यहां से आप एनालाइज कर पा रहे हो किस तरह से आपको पेपर को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरे के पूरे एग्जाम पेपर का एनालिसिस है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सर मेरा वर्बल, मेरा एलआरडीए, मेरा क्वांट्स, ये तीन सेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है या तीनों सेक्शन बेकार है तो सेक्शन वाइज में किस तरह से इंप्रूव करूं। तो मेरे सामने वर्बल है, मेरे सामने एलआरडीआई है एंड मेरे सामने क्वांट्स है। अगर मैं भाई कैट का एनालिसिस करूं तो मेरा जो वर्बल में सेक्शन है वो क्या आ रहा है? भाई वर्बल में मेरे सामने आरसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे सामने पैरा समरी आ रहा है, पैरा समरी के बाद मेरे सामने पैरा कंप्लीशन आएगा एंड पैरा कंप्लीशन के बाद मेरे सामने पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब वर्बल को कैसे एनालाइज करना है ये समझो। भाई अगर आप चाहते हो कि आपका ये सेक्शन इंप्रूव हो जाए तो डेली लेवल पे आप भाई 2 आरसी सॉल्व करा करो। भाई डेली आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं। जब आप 2 आरसी डेली सॉल्व करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप देखोगे भाई ऑथर किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कमांड अपने टॉपिक को लेकर वो डेवलप होने लगेगी। भाई आपको खुद ही ये पता चल जाएगा यार इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, ये इंप्लिसिट स्टेटमेंट का आंसर होता है, एक्सप्लिसिट में ये चीजें अवॉइड करते हैं एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन आरसी। नंबर 2 जो भाई स्कोरिंग सेक्शन होता है वो होता है नॉन आरसी। भाई ये वाले टॉपिक को बच्चे सीरियसली नहीं लेते, बट ये कंपैरेटिवली काफी इजी आता है कैट एग्जाम में एंड आप यहां पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई अगर मान लो मैं पैरा जंबल्स की बात करूं तो पैरा जंबल्स इज ऑर्डरिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो भाई अगर आपको थोड़े उसके बेसिक पता है कि भाई जो क्रोनोलॉजी है वो मेंटेन आपको करनी है, जो स्टार्ट होता है वो कैसे करनी है, अगर भाई वहां पे बहुत सारे नाम है तो जहां पे फुल फॉर्म लिखी हुई है वो पहले आता है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप पैरा जंबल में बहुत सारा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ अगर आप पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन देखो तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए कि भाई किस तरह से जो आपको गिवन पैराग्राफ है उसको रीड करना और जो आप आंसर दे रहे हो उससे एसेंस लूज नहीं होना चाहिए, और वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप भाई यहां पे भी काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो रेगुलरली हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको नॉन आरसी टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है वर्बल के सेक्शन में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलआरडीए की, भाई एलआरडीए में आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आने। भाई वर्बल में आपके सामने 24 है, क्वांट्स में आपके सामने 22 क्वेश्चन है, तो यहां पे टोटल आपके सामने 4 सेट्स आते हैं। इसमें से भाई आप देखोगे एक सेट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, 2 सेट आपके मॉडरेट होंगे एंड एक सेट आपका बहुत डिफिकल्ट होगा। ये पूरा पैटर्न रहता है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख लो, यही ट्रेंड एलआरडीए के सेट में फॉलो होता है, ठीक है। अब जब यहां पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो यहां पे 2 चीजें होती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एलआरडीए का एक सेट अटेम्प्ट तो कर रहे हो, उसमें आपने टाइम भी लगा दिया और 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूं या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपके सामने बार बार आएंगे। आपको सबसे पहले तो ये सीखना है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भाई इजी क्वेश्चन कौन सा है। नंबर 2 आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी है, वो ये है कि भाई आप आइडेंटिफिकेशन बिल्ड कैसे करोगे, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, वो होगा प्रैक्टिस से। तो डेली लेवल पे अपनी प्रैक्टिस डालो। भाई डेली आप 2 एलआरडीए के सेट सॉल्व करा करो। वो एलआरडीए के जो सेट है वो मिक्स टॉपिक से उठाया करो, कभी अरेंजमेंट का, कभी टेबल एंड केसलेट का, कभी चार्ट्स का, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का। जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए तो जब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको भाई ट्रेन करेगा, यार ये क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पाता हूं, मेरा डीआई स्ट्रांग है, मेरा एलआर वीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। नंबर 3 आपको जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि जब भी आपका मॉक टेस्ट पेपर सबमिट होगा, जितने भी आपके एलआरडीए के सेट इनको आप रीसॉल्व करोगे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझो, आपके सामने 4 सेट है, लेट से आपने एक ही सेट पेपर में किया था, बाकी 3 सेट आपने किए ही नहीं, तो अब आप इनको रीसॉल्व करोगे विदाउट एनी टाइम। आप ये नहीं देखोगे कितना टाइम लग रहा है, आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे इनका एंड आप कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने का। जब आप वो बाकी सेट अटेम्प्ट करोगे ना, आपको ये पता चलेगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं एक्चुअल एग्जाम में कर पाता, ये वाला शायद नहीं कर पाता, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो एनालिसिस करने बैठते हैं ना एलआरडीए का, तो वो चाहते हैं सर मुझे चारों सेट समझ में आ जाए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत बार एलआरडीए में एक ऐसा सेट होता है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, जो एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा, आप 3 सेट
अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आराम से आप 99 यहां पे अचीव कर लोगे भाई। आराम से आप देखो लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, 4 सेट में से जिन बच्चों ने 2 सेट करे हैं उनका 99 परसेंटाइल आता है। मैं तो आपसे फिर भी 3 की बात कर रहा हूं। तो आप अगर एक सेट ऐसा जो आपसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल, उसे मार्क करके छोड़ दो, फ्यूचर में उसको देख लेना एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन एलआरडीए। मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को रिसॉल्व जरूर करें जो भी आपने एक्चुअल पेपर में गलत करे हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन की अगर बात करूं तो 22 क्वेश्चंस है और ये जो 22 क्वेश्चंस है इनका एक डिवीजन होता है भाई। अगर आप इन पेपर को उठा के देखोगे 22 क्वेश्चन में से अराउंड अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, अराउंड आप देखोगे 6 क्वेश्चन वो मॉडरेट लेवल के होते हैं एंड अराउंड जो बाकी 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। क्वांट्स में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना, एक तो जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे आंसर टाइप करना होता है ये काफी ज्यादा आसान होते हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ऑप्शन वाले में ज्यादा बेनिफिट रहता है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर ऑप्शन में है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। टीटा वाले क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा इजी होता है, तो अगर आपने बेसिक्स अपने क्लियर करे हैं तो आराम से इन क्वेश्चन में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नंबर 2, आपको क्वांट में भाई ऑप्शन अप्रोच को बहुत ज्यादा यूज करना है। बहुत बार ऐसा आप देखोगे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, बट ऑप्शन पुट करके आप जल्दी ला सकते हो। तो जिन भी क्वेश्चन में ऑप्शन लग सकता है वहां पे आपको ऑप्शन जरूर लगाना है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वांट्स पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एबीसी तो फॉलो करना ही करना है भाई। आप यहां पे क्वेश्चन करोगे, अगर आपको इजी क्वेश्चन दिख रहा है आप उसी टाइम करोगे, देन आप बाद में जो सेकंड राउंड होगा उसमें मॉडरेट वाले करोगे एंड डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, नहीं आता लीव देम फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। देखो क्वांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड भी होते हैं, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों का पेपर पैटर्न देखूं तो क्वांट्स को इजी किया जा रहा है ताकि इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर सबको एक सेम लेवल पे लाया जाए। एलआरडीए इसीलिए डिफिकल्ट करा जा रहा है क्योंकि ये सेक्शन इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स दोनों के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में डोमेन्स रहे हैं वो ये रहे। अरिथमेटिक आपको डेफिनेटली करना है क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको एल्जेब्रा करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा आता है एंड उसके बाद आप ज्योमेट्री पहले कर लो एंड अगर आपको टाइम अलाउ करें तो मॉडर्न मैथ्स कर लो। ये 4 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम को फिर भी आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हो, ठीक है। तो जब आप एनालिसिस करो तो मेक श्योर करना क्वांट्स में आप मल्टीपल अप्रोचेस देखो। जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो देखा करो क्या वो ऑप्शन अप्रोच से हो सकता था, क्या वो एलिमिनेशन से हो सकता था, क्या वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से हो सकता था या फिर अप्रोक्सीमेशन से हो सकता था। क्योंकि अगर आपको ये 4 टेक्निक्स आती है तो आप अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बेटर यहां पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रैटेजी भी बता दी है। अब आपको जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि हमें अपना टारगेट स्कोर कैसे बनाना है हर एक मॉक में। मान लो आपने फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट करा एंड आपके फर्स्ट मॉक में लेट से सिर्फ 20 मार्क्स है, लेट से। तो अगर आपके 20 मार्क्स से बच्चा ये चाहता है सेकंड मॉक में मेरा सीधा 100 आ जाए, मैं 99 परसेंटाइल बन जाऊं, लेकिन हमें जो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो करनी है +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी क्या होता है कि हर मॉक में आपको फोकस करना है कि मेरे 5 मार्क्स इंप्रूव हो प्रीवियस मॉक से। पहले मॉक में लेट से आपके 20 मार्क्स आए, सेकंड मॉक में आपने कहा यार मैं इतना एनालिसिस कर लूं कि मैं नेक्स्ट मॉक में 2 क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊं तो मेरे 6 मार्क्स या 5 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, आप 25 पे पहुंच जाओगे। आप थर्ड मॉक अटेम्प्ट करोगे उसमें आप 30 पे पहुंच जाओगे। एंड इसी तरह से अगर मान लो आप टोटल 30 मार्क्स दे देते हो या 25 मार्क्स देते हो, आप खुद ही देख लो आपका कितना मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। आप आराम से 100 125 वाली रेंज में आ जाओगे जो इवेंचुअली आपका एक ड्रीम स्कोर है जिसके बाद आप 99 प्लस परसेंटाइल इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि भाई मुझे तो पहले मॉक के बाद नेक्स्ट मॉक में सीधा 99 परसेंटाइल बनना है, क्योंकि जब वो मार्क्स नहीं आएंगे तो आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो स्ट्रेटजी हमारी बहुत क्लियर है, +5 स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे और हर एक मॉक में कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो पिछले मॉक से 5 मार्क्स इंप्रूव हो आफ्टर आवर एनालिसिस, आफ्टर आवर एबीसी स्ट्रेटजी एंड आफ्टर रिसॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हर एक मॉक में जब आप स्कोर इंप्रूवमेंट देखोगे तो बाय द एंड ऑफ 20-25 मॉक्स आप देखोगे ह्यूज इंप्रूवमेंट है एंड आप आराम से उस बेंचमार्क स्कोर को टच कर पा रहे हो जो आप 99 परसेंटाइल के लिए एस्पायर करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत डिटेल तरीके से मैंने एनालिसिस बताया है ताकि एक एक बच्चे का बेनिफिट यहां पे हो पाए। जो भी आपका चैलेंज है मैंने कोशिश करी है यहां पे फिक्स कर दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है मॉक को लेकर, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। मुझे पता है भाई आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला और उस एफर्ट का रिजल्ट बस अब आने ही वाला है। तो हमेशा ये ध्यान रखो जो हमारा मोटो है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पिटेंट। अगर आपको हमारा कैट का क्रैश कोर्स चाहिए तो वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारी की सारी डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।